अपने पैशन को ही सोर्स ऑफ इनकम बना लोगे तो मेरे ख्याल से इतना डेडली कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं हो सकता। अब आदमी अपने पैशन को प्रायोरिटी दे रहा है। तो पहले 8 सेंटरों पे चीटिंग हुई तो उन्होंने 8 सेंटर कैंसिल करे, फिर उन्होंने पैन इंडिया कैंसिल कर दी। मैंने इस साल इस जिंदगी में भाग्य में शायद है नहीं तेरे सरकारी नौकरी करा, लेकिन फिर जो स्टार्टअप का मजा है ना, मतलब जो आपका दर्द है ना वो मीठा हो जाता है। ये तो क्रिएशन है। अगर आप स्टार्टअप है तो इट्स क्रिएशन। आपने उसको मतलब वो क्रिएशन का सीबी शुरू आपने करा है और एंड तक चल रहे हो, ए शुरू करा है आपको जेड तक जाना है, तो वो क्रिएशन है। इंग्लिश में करते हैं, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी, सवाल भी कोई दिक्कत नहीं। आगरा में रह रहे हैं 2 साल से, सारी फ्लोट टूट गई है बहन चौथ में, गाली से ही बात होती है कुछ, वो भी लेबर सिविल की। थोड़ी बहुत तो इधर भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो तो नेचुरल रहना चाहिए तो मज़ा आता है। स्पार्क नहीं होगा ना तो वीडियो को देखेगा नहीं। स्पार्क हर चीज़ में भैया, रिलेशनशिप से लेके बिजनेस तक बहुत जरूरी है। अब ये बताओ, फूड बिजनेस में स्पार्क कैसे आया आपको? यार मैं पुणे में जॉब करता था और हमको कैब के पैसे मिलते थे, तो हम रोज़ जाते थे आते थे, और कैब वाला हमेशा एक फ्लैट से पहले एक पॉइंट पे उतारता था। और क्या होता था उस पॉइंट पे, जिसको स्मोक करना था स्मोक करता था, जिसको चाय पीनी हो चाय पीता था, जिसको थोड़ा हवा खानी होती थी हवा खाते। पुणे में शाम को मौसम बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पे एक मॉल बन रहा था। मॉल के आगे की पूरी बेल्ट थी, उसमें छोटे छोटे कियोस्क बने हुए थे टेम्परेरी। तो एक बंदा था, ही वॉज अराउंड 50, तो वो वहाँ पिज़्ज़ा सेल करता था 2 लड़कों को लगा के। अच्छा, जितने पिज़्ज़ा लिखे थे सबकी स्पेलिंग गलत थी, लेकिन उसकी सेल इतनी हॉट सेलिंग थी कि शायद कोई हाई एंड कॉर्पोरेट उसने पैसे नहीं कमाता होगा, तो वो पिज़्ज़ा वाला सेल करता था। तो क्या होगी भैया एक दिन की उसकी? 60-70 हज़ार रुपये। मतलब आप जाओगे तो देखिएगा 10-20 बंदे बंदियाँ लेके खड़े, भैया मेरा मार्गरेटा, मेरा इटालियनो, मेरा कॉन्टिनेंटल पिज़्ज़ा, लाइन लगा के। बंदा एक दिन में 60-70 हज़ार रुपये सेल बनाता था, मतलब सेल करता था, बनाता तो होगा 10,000-15,000 रुपये, लेकिन वो बहुत अच्छे पैसे कमाता था। तो मुझे लगा कि बेकार हम इतना रगड़ते हैं, ये मतलब सही है कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन इसने सही चीज़ पिक करी है कि कॉर्पोरेट का शहर है, इवनिंग स्नैक सबको चाहिए, इज़ द हाई पॉइंट, इज़ द हाई स्ट्रीट एक्चुअली। तो उसने उसको पिक करा एंड ही वाज कैचिंग द स्टफ। और हम लोग सिर्फ गधा मजदूरी करते थे कि नौकरी जाओ पट्टा पहन के और गाली खाओ। तो मुझे वो चीज़ उसने इंस्टिगेट किया कि भाई अगर वो कर सकता है, वो एजुकेटेड भी नहीं है, तो तुम क्यों नहीं। तो वो चीज़ थी। फिर वहाँ उस समय आप पुणे में क्या जॉब करते थे? मैं एक पब्लिक सर्विसेज का इंस्टीट्यूट था, आई वॉज एडमिन हेड ओवर देयर। तो मैं पूरे इंस्टीट्यूट को लुकआउट करता था, सारा मैनेजमेंट मैं वहाँ का देखता था। तो इट वॉज अ गुड जॉब, लेकिन खुद से सवाल करते थे ना कि हाँ मतलब आर यू सेटिस्फाइड, तो वो उस पर यस नहीं आता था। तो ठीक है कि आई वॉज डूइंग, ठीक है उस टाइम पे कोई और ऑप्शन नहीं था, तो आई वॉज डूइंग दैट जॉब। पैसे भी अच्छे मिलते थे, लाइफ भी सही थी, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। शहर मेरे पसंद का था, लेकिन जो बीच में ब्रेक लगा था उसके बाद जो शुरू हुआ, तो वो वाली वाइब नहीं आ रही थी। और आफ्टर सर्टेन एज यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी अलॉन्ग विद द सेटिस्फैक्शन। तो मेरे ख्याल से अपना सेल्फ स्टार्टअप इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दैट सेटिस्फैक्शन। तो ये आपके पर्सनैलिटी के उस पे हिसाब से जाता है क्या, मतलब इंडिविजुअलिटी का कहीं पर कि मेरे को खुद का कुछ खोलना है? हाँ, वो तो जाता है। मतलब एक्चुअली मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी पसंद है, और आजकल चाहे कॉर्पोरेट की जॉब करो चाहे पब्लिक सर्वेंट हो, आप भूल जाओ कि सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ होगा। ठीक है कि बिजनेस वालों की भी नहीं होती, लेकिन जैसे फूड का अल्टीमेटली यू आर सर्विंग द नेशन इन अ डिफरेंट मैनर। इज द रीज़न आई वॉज सेटिस्फाइड, आई वॉज अर्निंग गुड इन दैट बिजनेस। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बिजनेस है फूड का। अच्छा, एक और चीज़, जैसे आपके अभी पापा भी रिटायरमेंट के बाद कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काफ़ी आ गया, आप भी लगे हुए हैं उनके साथ, बट स्टिल यू वांट योर ओन सेटअप? डेफिनेटली, इट्स माय पैशन। एक्चुअली क्या होता है कि एक होता है कि हम बेसिक हमारे खर्चों के लिए या ज़िंदगी जीने के लिए पैसे चाहिए, एक वो एक अलग चीज़ होती है। एक आपका पैशन है, इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर आप अपने पैसे को ही अपने पैशन को ही सोर्स ऑफ इनकम बना लोगे तो मेरे ख्याल से इतना डेडली कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस द रीज़न मैंने फूड को चुना कि भाई मज़ा भी आ रहा है, रोज़ नए लोग मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें ये बड़ा मैटर करता है आप किस लोकेशन पे खोलते हो। लोकेशन इज एवरीथिंग इन बिजनेस। हाँ, फूड बिजनेस में स्पेशली कि आपका ठिया कहाँ लगा हुआ है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि अगर आपको पसंद है अच्छे लोगों से बात करना, देखिए पैसा कमाना ठीक है कि आपने कहीं भी खोल दिया, एक अलग वो है, लेकिन अगर अच्छी लोकेलिटी में खुला है और आप खुद 2-3 घंटे काउंटर पर रहते हो, तो आप रोज़ एक नए इंसान से, मतलब एक या कई सारे लोगों से मिलोगे, तो वो इंटरेक्शन जो है वो सच में आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करेगा। अब जैसे हम यूपी मतलब बेसिक नॉलेज की बात करें तो
ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि इंटरेक्ट विद अनदर इकोनॉमी। जब एक दूसरे से इकोनॉमी मिलती हैं तो वो भी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखती हैं, ठीक है। इज जस्ट द सेम थिंग कि आप काउंटर पे खड़े हो, अलग अलग लोकेशन पे फूड बिजनेस कर रहे हो, तो बड़ी जल्दी जल्दी आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका डेवलपमेंट वहीं की वहीं हो रहा है, काउंटर पे खड़े होकर। पैसा तो आप कमा ही रहे हो विद अ स्माइल, क्योंकि वो आपका पैशन है फूड बिजनेस। उसके साथ साथ नए नए लोगों से मिल रहे हो, उनके नए व्यूज़, उनके फीडबैक, उनकी एजुकेशन, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली ये एक काउंटर से आप बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट ले रहे हो। देखो सिर्फ डिग्री ले लेना इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है और आप उसका कितना यूटिलाइज करते हो, ये इज़ द नीड ऑफ द आवर नाउ डेज। डिग्रियाँ बहुत लोगों के पास हैं, BSc, MSc, PhD और भी दुनिया भर की इंजीनियरिंग ठीक है, वो तो नेशनल हॉबी है। पहले हम इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है, तो वो तो नेशनल हॉबी, उसके लिए कुछ नहीं कहते। लेकिन ये है कि आजकल सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। जैसे आप देखोगे कि पोस्ट कोविड क्या हुआ है कि इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा वैल्यू कमाई है, जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ डिग्री सब कुछ नहीं करके दे रही है, आपकी पब्लिक अपीयरेंस क्या है, ठीक है, आप उसको कैसे व्यू करा रहे हो, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, हम जुम्बा करते हैं, वहाँ मैं देखता हूँ कि एक कोई डेंटिस्ट से बनती हमारे जिम में आती है, वो फिटनेस मॉडल बन गई है, उसने डेंटिस्ट्री छोड़ दी है। जबकि देखो MBBS ये डेंटिस्ट्री के लिए कितनी मुश्किल से बंदा पढ़ाई करके आगे बढ़ता है, लेकिन अब आदमी अपने पैशन को प्रायोरिटी दे रहा है। वो तो है भी, ठीक है। तो आजकल सिनेरियोस टोटली डिफरेंट। US में बहुत सारे जो लॉयर हैं वो डेटा साइंटिस्ट बन गए, AI की तरफ जा रहे हैं, तो वो पूरा चेंज हो रहा है। तो आपने इंजीनियरिंग की है, फिर आप आर्ट्स में आ जाओ, या आपकी आर्ट्स की डिग्री है और आप एकदम से डेटा एनालिटिक्स में आओ, किसी को पता किसी को नहीं पता, किसी को नहीं ना। आप तो फिर इंजीनियरिंग करी, जॉब किया, उसके बाद आपको ये फूड बिजनेस का थोड़ा सा लगा इंडिविजुअलिटी एंड ऑल, बट बीच में आपने वो सर्विस के लिए प्रिपरेशन करना है, UPSC। यार ऐसा था कि माय फादर रिटायर्ड था क्लास 1 ऑफिसर। मेरे घर में भी काफ़ी सारे ऑफिसर थे, कुछ रिटायर हो गए, कुछ जॉब करते हैं। तो वो जब घर में ऐसा होता है ना, जब हमारे यहाँ बिजनेस कोई नहीं करता, तो मैं कैंपस तो नहीं हुआ था मेरा, और मैं ऑफ कैंपस मुझे पुणे में जॉब मिली थी, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन करा। आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट जॉब। बिल्कुल यंग एज थी, 21-22 साल की, और मस्त शहर। वहाँ पे हम गोरे छिट्टे दिखते थे, तो एक थोड़ी अलग वैल्यू भी मिलती थी उसके साथ में, उसका एक अलग मज़ा आता था। तो लेकिन क्या हुआ कि आफ्टर सर्टेन टाइम माई फादर टोल्ड मी कि नहीं, ये प्राइवेट जॉब नहीं करनी है, नहीं करनी। मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा था कि मैं 2-3 साल यहाँ जॉब करूँगा, उसके बाद मैं सिम्बोसिस से MBA करूँगा, फिर मैं फ़ॉरेन चला जाऊँगा। ये मेरी अप्रोच थी। तो जब मेरे फादर ने थोड़ा प्रेशर करा, तो मुझे लगा कि चलो अब क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स की थोड़ी माननी पड़ती है। मैं वापस आ गया पुणे से जॉब छोड़ के। तो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। शुरू में तो मैं टाइम पास कर रहा था, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को करने का मन नहीं था। मेरा एक दोस्त है, नाउ ही सेटल्ड इन कनाडा, तो हमारी बात हो गई थी कि कनाडा चलेंगे, वहीं ऐसे MS करेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए मैं उससे बात करके, मतलब पापा के कहने के साथ साथ मैं इस बात को और प्रायोरिटी लेके मैं वापस आ गया। बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस मैं कनाडा नहीं गया, वो चला गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब वो जाने लगा, मैं नहीं करा, तो मैं थोड़ा ख़राब लग रहा था। लेकिन फिर मैंने पढ़ाई पे फोकस करना शुरू करा। तो कुछ टाइम बाद मुझे पढ़ाई अच्छी लगने लगी, मतलब मज़ा आता था कि इतनी सारी नॉलेज हमको मिल रही है। पूरा दिन की क्लासेस ले रहे हैं, 8-9 घंटे हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ सब बैच मतलब बच्चे रहते थे, तो उनसे सब इंटरेक्ट करो, खाओ पियो, घूमो, मज़ा आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 बार मैंने SSC का मीन्स निकाला, बैंक PO निकाला। अब किस्मत कहाँ ख़राब होती थी कि 1-1, 1.5 नंबर से मैं रह जाता था। जब मैंने पहली बार बैंक PO लिखा था, मैं बॉम्बे गया था उसका पेपर देने, तो 100 मतलब मुझे याद नहीं है नंबर, मेरे सिर्फ 2 नंबर कम थे। तो मेरा दोस्त गाली देता था, साले एक क्वेश्चन और सही कर था। तो अगर वो होता तो आज मैं चीफ मैनेजर होता कहीं पे। 10th में मेरे 59% थे। मेरा एक दोस्त बोला था भाई थोड़ा सा और 1 घंटा और पढ़ लेता। तो यू नेवर नो कि क्या होता। अच्छा, तब मैं बिना पढ़े गया था, मतलब ऑफिस करा, शाम को वॉल्वो ली, और पुणे बॉम्बे में सेंटर था, पुणे से वॉल्वो से अपने दोस्त के गया, रात को हमने पार्टी करी, सुबह में पेपर देने चला गया, मैं छोड़ने गया। कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, क्या आएगा मुझे भी नहीं पता। उसमें मेरे 2 नंबर कम आए थे। तो मेरे दोस्त ने रिजल्ट देखा, कह रहा भाई तू कि 2 नंबर और ले आता था तू, मतलब आज इट्स बिन 10-11 ईयर्स जब मैंने वो पेपर दिया था, आज मैं चीफ मैनेजर होता कहीं पे। बट आपको नहीं लगता किस्मत ने कहीं अपना हाथ लगाया और you were stopped from doing that and you were propelled towards something which you really wanted to do, अपना खुद का? एक्चुअली समवेयर यू आर करेक्ट। क्योंकि क्या होता है ना कि देखो, जॉब तो एक फॉर्मेटिक हायरार्की है, मतलब बाय लक आपने एक बार ज्वाइन कर लिया, मतलब गवर्नमेंट सर्विस की बात करते हैं, प्राइवेट में तो फ्लक्चुएशंस होते हैं, गवर्नमेंट में ठीक है एक बार प्रोबेशन हो गया
तो आप ठीक तरीके से चलते चले जाओगे, प्रमोशंस फाइनेंशियली आप साउंड होते चले आगे बढ़ते जाओगे। वो वाला एफर्ट नहीं करना है, क्योंकि यू हैव दैट स्टेबिलिटी कि 1 लाख 1.5 लाख में मुझे सैलरी मिलेगी, मुझे घर का HRA मिलेगा और दुनिया भर के लोन्स हैं जो सब्सिडाइज मिलेंगे, या फिर कहीं पे भी मेरी वैल्यू होगी। ठीक है, SSC में भी यही हुआ था, मैंने क्वालिफाई कर लिया और मैंने मेंस लिखा, तो मुझे लगा कि भाई इस बार तो मैं इंस्पेक्टर बन गया। मैंने सबसे पहले कस्टम डाला था, मुझे वो चाहिए थी जॉब। तो क्या हुआ, पहले 8 सेंटरों पे चीटिंग हुई, तो उन्होंने 8 सेंटर कैंसिल करे। फिर उन्होंने पैन इंडिया कैंसिल कर दी। मैंने इस साल, इस जिंदगी में भाग्य में शायद है नहीं तेरे सरकारी नौकरी। फिर अगली बार तो नंबर कम आए थे, फिर मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था। मैंने UPSC भी दिया लेकिन हुआ नहीं, तो मैंने उसको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करा। मुझे लगा टाइम लगेगा, हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं करा। फिर 2-2.5 साल हो गए तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन ये ठीक है कि उसमें मैंने जॉब करी, सब कुछ करा, लेकिन जो स्टार्टअप का मज़ा है ना, मतलब जो आपका दर्द है ना वो मीठा हो जाता है। वो दर्द लेना बड़ा ज़रूरी है। एक्चुअल में रियलिटी ज़िंदगी की अब तभी जानते हो, क्योंकि क्या होता है जॉब में तो एक हायरार्की में पड़ गए, आपके काम जैसे आपके लोअर सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको आपकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो उनकी जॉब का पार्ट है। ठीक है, आपको आपके हायर सबऑर्डिनेट्स की बात माननी पड़ेगी, वो आपकी जॉब का पार्ट। अच्छा, अच्छी चीज़ क्या है कि 10 to 6 की जॉब है, फिर आप फ्री हो। अब मैंने कि तो स्टार्टअप भी ऐसा चुना कि जहाँ 6 बजे तो टाइम ट्रेंड करता है कि हाँ भाई अब थोड़ा एक्टिवली काम करो। आप जो जॉब कर रहे हैं वो आए हैं तो कुछ खाएंगे, वो कुछ खाएंगे। तो मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे शुरू में 6 महीने लगे। 6 महीने में मैंने लोकेशन फाइनल करी, क्योंकि पता नहीं था कि बेचना क्या है। पिज़्ज़ा का आइडिया अंकल से मिल गया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब इसमें मैंने घुसा तो देखा 100 तरीके के कुजीन है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। फिर मैंने अच्छा, मैं राजेंद्र नगर में तैयारी करता था, तो क्या हुआ कि एक बार दोस्तों ने कहा यार तू दिल्ली आया, मिला नहीं। मैं पुणे में रहता था, तो मैं दिल्ली आया था लोकेशन के लिए। एक्चुअली मैं खोलना पुणे में चाहता था, लेकिन वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, हम नॉर्थ इंडियंस को इतना सपोर्ट नहीं करती ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल लोग, कि भाई हम अगले के बंदे को क्यों बढ़ाएं। ये बड़ी ख़राब चीज़ है। वैसे पुणे इज़ अ फैसिनेटिंग प्लेस टू लिव। ठीक है, आप हमेशा जवान रहोगे, 50 के भी हो जाओगे फिर भी जवान रहोगे, इतना बढ़िया शहर है। ठीक है, क्योंकि सोच वहाँ जवान है, एजुकेटेड पीपल, आप कहीं पे भी बात करो, मज़ा आता है वहाँ ज़िंदगी जीने में। तो मैं दिल्ली आ गया वापस कि चलो यहाँ शुरू करते हैं। तो जब 4 महीने हो गए, फिर मेरे दोस्तों ने कहा एक दिन आजा पार्टी करते, तो मैं आया, रुका। तो जब उस दिन मैंने गाड़ी खड़ी करी, तो मैंने राजेंद्र नगर को अपने वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के एरिया से नहीं, मैंने एज अ बिजनेस, एज अ मतलब एंटरप्रेन्योर देखा उस नज़रिए से कि ये जगह भी बहुत सही है फूड बिजनेस के लिए। और अगले ही दिन मैंने एक डीलर को पकड़ के उस जगह को फाइनल कर दिया। मज़ेदार बात ये थी कि मैंने बड़ी मुश्किल से चीज़ों को इकट्ठा करके कुछ दिन मैंने देखा कि क्या चल रहा है। तो मैंने अमेरिकन कॉन्टिनेंटल, जब बर्गर, सैंडविचेस, पिज़्ज़ा, थोड़ा इंडियन में वड़ा पाव, शेक्स और बेवरेजेस तो होते ही हैं, तो मैंने इसको शुरू करा। और मज़ेदार बात ये थी कि 1 हफ़्ता ही हुआ था, बहुत अच्छा चल रहा था, और 1 हफ़्ते बाद ही मेरा हेड शेफ भाग गया। वहाँ से मेरी एक नई जर्नी शुरू हुई। मुझे समझ में आया कि भाई मीठा दर्द आप बोल रहे हो। हाँ, जो मीठा, डीमोनेटाइजेशन भी तो आया था भाई। वो तो मतलब मेरे को अच्छे से याद है। 2016 8 नवंबर को ना मैं वहीं पे खड़ा हुआ था, वो आपका कैफे था। हाँ, वो था। और एक और लड़का था, दोस्त आदर्श, तो वही मेरे को लेकर आया था आपके पास पहले बार, यार आजा कॉफी पीते हैं। डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो आप नाच रहे थे इधर उधर के, ये वो। तो फिर ये जो मीठा दर्द आप बोल रहे हो, ये नई जर्नी शुरू हुई, ये कैसे मतलब बढ़ी? ये थी कि अच्छा, मैंने वड़ा पाव के लिए बहुत R&D करी थी, तो उसकी चटनी, ये वो तामझाम, क्योंकि मैं पुणे से आया था तो मुझे भी थोड़ा मुंह लग गया था वड़ा, तो मैंने वड़ा पाव ज़रूर बेचूंगा। तो अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने 12 अक्टूबर 2016 को शुरू करा था, और 12 साढ़े 12 बज रहे थे जब हमने ओपनिंग करी। मेरे मम्मी पापा ने रिबन काटा था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो आई एम डूइंग समथिंग। तो जो पहला कस्टमर आया, फाइनली आई एम डूइंग समथिंग। जॉब वॉब तो चलो ठीक है चलता रहता है, लेकिन स्टार्टअप इज अ डिफरेंट थिंग, एक अलग जिंदगी है। तो जो पहला ग्राहक आया वो महाराष्ट्रन था बंदा, और वो बड़ी देर से वेट कर, चल वो क्या था, जब काम चल रहा था अंदर का, वो रोज़ पूछते थे भैया क्या क्या है, क्या तुम कहता वड़ा पाव है 6-7 तरीके के, अच्छा भैया बॉम्बे जैसा ही है, ये है वो। मैंने कि हाँ आप आना। तो वो बंदा वो वेट कर रहा था, वो सुबह से 3 बार आके पूछ गया कि भैया कितने में शुरू हो रहा है, और मुझे ख़राब लग रहा था कि बोल रहा था 1 घंटा और 1 घंटा और 1 घंटा और। तो वो उसने वड़ा पाव ऑर्डर करे, 4 लोग आए, और वो आगे खड़ा था, मैंने उसके हाथ में पकड़ाया, और उसने पहला बाइट लिया, और उसने जैसे ही खाया उसने भैया 4 और बोलना। मतलब मुझे आज भी वो चीज़ याद है। मतलब एक्चुअल में ये वो चीज़ है जो आप कमाते हो। शायद मैं 20 साल 50 साल बाद भी, जब तक मैं जिंदा हूँ, ये बात और ये टाइमिंग ये बोलूँगा नहीं कि मैंने पहली बार कुछ सर्व करा और उसने बोला भैया 4 और।
तो वो मज़ा ही अलग था। एक और आपने स्टोरी सुनाई थी ना मेरे को, आप शायद कहीं घूमने गए थे और वहाँ के यार कहाँ रहते हो। मैं बताता हूँ मैं आपको। एक्चुअली बहुत सारी स्टोरीज हैं। देखो मज़ेदार बात की, देखो हर इंसान की लाइफ एक स्टोरी है। एक तो जैसे आपने कहा ना कि हमने एक जॉब ज्वाइन कर ली, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो हो, तो एक मोनोटोनस चल रहा है, फॉर्मेट का हम पार्ट है, हम अपना काम कर रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, फाइल भेज दी, काम हो गया। कि अगर हम बैंक में तो हमने लोन कर दिया, ले लिया और हम चले गए, वो भी एक स्टोरीज हैं। लेकिन ये तो क्रिएशन है। अगर आप स्टार्टअप है तो इट्स क्रिएशन, आपने उसको मतलब वो क्रिएशन का सीबी शुरू आपने करा है और एंड तक चल रहे हो, ए शुरू करा है, आपको जेड तक जाना है, तो वो क्रिएशन है। हर जगह एक स्टोरी है, उसका मतलब अलग है। क्या हुआ कि हमारा कस्टमर था अनुभव करके, तो वो नजीबाबाद इज़ अ प्लेस, नजीबाबाद इज़ अ प्लेस, यूपी में आता है, वेस्टर्न यूपी में। तो उसकी शादी थी और वो बहुत हमारा कस्टमर अच्छा था। जैसे आप बहुत अच्छे हो, आप भी हमारे कस्टमर से शुरुआत हुई, तो सस्ते में खाते थे यार। चलो वो सस्ते की तो 60 रुपए का वड़ा पाव 30 में मिलता था हमको। तो हम उसकी शादी में गए, मैं था, एक मेरा फ्रेंड और था, वो उसका भी कस्टमर था, वो भी एक कैफ़े चलाता था। तो उसने बहुत कहा भैया आना है। तो मैंने कहा चलो 3-3.5 घंटे की ड्राइव है, चल लेंगे, एक ब्रेक हो जाएगा। तो हम पहुंच गए। उसकी शादी मतलब रात को शादी, उसके सुबह भी फोन आ रहे हैं निकलेगी नहीं, तो फिर जाना चाहिए। तो हम उसकी शादी में पहुंच गए। अच्छा, तो बाहर क्या हुआ कि रात में सब लोग पार्टी वार्टी कर रहे थे, दारू वारू पी रहे थे। तो हम लोग भी वहाँ उनके साथ में गेट टुगेदर काइंड ऑफ कर रहे थे। तो काफ़ी सारे लोग दिल्ली से आए थे, उसके फ्रेंड्स जो उसके तैयारी, वो भी प्रिपरेशन करता था, उसके दोस्त थे और कुछ उसके बिजनेस फ्रेंड्स भी थे, क्योंकि उसका फैमिली बिजनेस है। तो वहाँ पे 2 लोग दारू पी रहे थे, तो उनसे मतलब बात होने लगी कि कहाँ से हो, दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? करोल बाग से। तो हमने भी बोला कि हम भी राजेंद्र नगर से हैं। ये कहाँ हो रहा था, किधर? ये नजीबाबाद, वेस्टर्न यूपी में। तो फिर वो स्टार्टर्स लेकर आया बंदा, तो उसमें सैंडविचेस थे और वड़ा पाव था। तो उसने बोला भैया ये तो सैंडविच कुछ नहीं है, आप दिल्ली आना, मैं आपको ग्रिल कैफ़े का सैंडविच खिलाऊंगा। मतलब उससे अच्छा सैंडविच मैंने कभी नहीं खाया। मतलब आई वॉज ब्लशिंग लाइक एनीथिंग। अच्छा, जो दूसरा कैफ़े वाला था वो कह रहा भाई ग्रिल कैफ़े का मालिक तुम्हारे सामने खड़ा है। मतलब उसने गले लगा लिया, वो दारू कह रहा भैया आपसे अच्छा सैंडविच हमने करोल बाग के दिल्ली में कहीं नहीं खाया। मतलब ये वो लाइन है जो आपको आपके मरते दम तक याद रहेंगी। आप अकेले भी बैठे होगे तो आप ब्लश करोगे, आप सेटिस्फाइड फील करोगे कि मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है। अच्छा, एक और चीज़ याद आ रही है मेरे को, आप मेरे को ले गए थे जोमेटो का कुछ इवेंट था, ठीक है, उसमें आपको इनवाइट किया गया था। हाँ। वो शायद 2018 की बात है, अगस्त में आपने 16 में खोला कैफे, इन द मंथ ऑफ नवंबर, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, 12 अक्टूबर। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल, मोटा। और 2 साल के अंदर आपने इतना तेज प्रोग्रेस कर लिया था कि आपको जोमेटो के इवेंट में इन्वाइट आया था। यार मज़ेदार बात क्या होती है मयंक कि अगर हम स्टार्टअप शुरू, देखो अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें पता है कि 5 साल बाद 3 साल बाद हमारा प्रमोशन होगा, जो कि ड्यू होता है बाय डिफ़ॉल्ट। हेयर इन द स्टार्टअप आपको देखना कि 6 महीने में आपको दुकान बंद करके जाना है, या आपको 2 साल 3 साल में कहाँ तक पहुँचना है, 10 साल में। मतलब आप प्रोजेक्टेड व्यू क्या देखते हो कि मैं 5 साल बाद कहाँ होऊंगा। आपने क्या देखा था? ठीक है, मैंने तो ये सोचा था कि मुझे हर साल एक नया स्टोर खोलना है, ठीक है, और जहाँ जाओ वहाँ आदमी ग्रिल कैफ़े को जानता हो। जैसे मुझे नजीबाबाद में फील आई ना कि आप किसी भी एरिया में जाओ, लोकेलिटी में जाओ, लोग आपको जानते हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरे लिए वैल्यू करती है, मतलब इन अ पॉजिटिव मैनर। तो ये जो ब्रांड बनाने का एक तरीका होता है, मतलब आप तो नए थे, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कुजीन भी नहीं था, मुझे बेचना क्या है, पूरा मतलब फील्ड ही नया है। और उसके बाद आप आते हो, यू मेक ग्रिल कैफे अ ब्रांड which is still known। मजा आता है कि आज मैं हूँ नहीं इस मार्केट में, राजेंद्र नगर में, लेकिन फिर भी लोग टकरते हैं तो मिल जाते हैं, भैया कब शुरू कर रहे हो। So what is the process of doing this? मतलब अगर इस पॉडकास्ट को कुछ लोग देखें and they want to start, सबसे बड़ी चीज़ है कि वर्ड ऑफ माउथ, ये सबसे बड़ी मार्केटिंग होती है, सबसे बड़ी मार्केटिंग होती है। मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं होता। मुझे आज भी याद है, मोदी जी आए, मोदी जी ने टीवी पे बोल दिया कि हाँ जी चलो नोट बंद हो गए, हो गया तुम्हारा काम। मुझे 15-17 दिन हुए थे, मुझे शुरू में लगा कि वैसे ही है, कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो 15,000 की सेल थी वो 1,500 रुपये पर आ गई। मुझे भी समझ में नहीं आया कि भाई ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे आते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मुझे भी नहीं पता कि नोट लेने हैं कि नहीं लेने हैं, क्या करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने उनको फ्री में खुलाया, मैंने पैसे नहीं चार्ज करे।
मैंने कहा आपके पास जब हो तब दे जाना, जब आपके नोट बदल जाए तब दे जाना। तो वो बंदियाँ कहते थे आप हम पे भरोसा कैसे। मैंने यार देखो स्टूडेंट कभी चोरी नहीं करता, किसी को भूख लगी है तो ये हमारी ह्यूमैनिटी है कि हमको खिलाना है, ठीक है। अगर आप बिजनेस स्ट्रैटेजी से सोचो तो देखो स्टाफ चल रहा था, ठीक है, रॉ मटेरियल रोज़ आ रहा था, रेंटल मेरा चल रहा था, रोज़ मैं आ रहा था, और मैं सेल ना करूँ, मैं बिल्कुल नया हूँ, मुझे नहीं पता कि अभी इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, नोटबंदी कब तक चलेगा, क्या किसी को नहीं पता था। तो मैंने क्या करा कि मैंने किसी से चार्ज नहीं करा, तो मैंने उनको क्या बोलते हैं खिलाया। हम क्या करते थे कि स्टाफ जब मैं नहीं होता तो मैं बोल देता कि एक पेपर पे नाम लिख लो और नंबर लिख लो, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा वो नाम और नंबर भी फॉर्मेलिटी है, कल को बंदा फ़ोन ना उठाए तो आप किसी के पीछे पीछे थोड़ी जाओगे कि मेरे 100 रुपये थे या 40 रुपये थे बढ़ा पाओगे। बस एक फॉर्मेलिटी के लिए हमने ये करा, ठीक है, कि हमें भी टोटल पता पड़े ना कि हम कितना हमने लगा दिया। तो आप बिलीव नहीं करोगे 95% पैसा मेरे पास वापस आया, और करीब 1 लाख रुपए मैंने खिला दिया था, 1 लाख रुपए का उस समय और नया खुला था, बिल्कुल नया खुला था, मतलब मैं अपनी जेब से ही खिला रहा था, मैं अपनी जेब से खिला रहा था। लेकिन क्या हो रहा था कि जैसे अगर कोई, मुझे आज भी याद है एक लड़की थी और वो हमेशा पता नहीं थोड़ी हैरान परेशान सी रहती थी। वो जब पहली बार आई, क्या बहुत सारे रहते हैं भैया प्रिपरेशन के चक्कर में। दैट्स ट्रू। तो क्या हुआ था कि वो उसको भी दिक्कत हो रही थी कि भैया मेरे पास चेंज नहीं है, क्या। अच्छा तो पेटीएम वेटीएम कुछ था नहीं, हमें नहीं पता था क्या करना है। तो थैंक्स टू पेटीएम उस टाइम आया और मज़ा आ गया। तो मैं बताता हूँ आपको। तो वो बंदी आई, मैंने उसको कहा कि कोई नहीं है मैडम, आप आओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं, रोज़ आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक दिन आई, 1-2 दिन और आई, फिर 1-2 दिन और आई, फिर जब भी मुझे दिख जाती थी तो वो कहती थी भैया मैं जल्द, मैंने मैडम कोई दिक्कत नहीं है, आप खाओ, पैसे आ जाएंगे। 1-2 बार क्या हुआ कि वो खाने नहीं आई, 1-2 बार स्पेशली वो बोलने आई कि बस भैया मेरे पैसे आने वाले हैं। मैंने मैडम क्यों आप परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर जैसे ही पेटीएम आया और कैश उसके चेंज होगा, तो सबसे पहले वो नोट लेकर आई, भैया मेरे पैसे आप काट लो। 700-800 रुपये शायद हो गए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैंने खिलाने, तो मतलब वो हाथ जोड़ के थैंक, मतलब मैंने कहा मैडम कुछ भी नहीं है इसमें, आई यू आर लाइक माई सिस्टर, आप और खाओ, आगे पैसे ना मैं ले लूँगा। कह रही भैया किसी ने मदद नहीं करी, हम जिसके लैंडलॉर्ड के घर में रहते हैं उसने भी हमें सपोर्ट नहीं करा, टिफ़िन वाले में सपोर्ट, आपने सपोर्ट किया। मैं भी देखो इन्हीं स्टूडेंट से बस कुछ टाइम पहले ही निकल के मैं बस काउंटर के इधर आ गया हूँ। पहले मैं काउंटर के उधर था कि मैं भी यहीं रहता था, खाता था, पीता था। तो अगर हम अभी भी कनेक्टेड और हमेशा रहेंगे तो इस अपनी ह्यूमैनिटी को भी मरने नहीं देनी चाहिए। मैं ये बिलीव करता हूँ। पैसा तो आता जाता रहता है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन है, अकाउंट के थ्रू होता रहेगा, लेकिन आपकी ह्यूमैनिटी अगर जिंदा है ना तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट, लाइवली हमेशा फील करोगे। तो अपन बोल सकते हैं कि बिजनेस इज मोर अबाउट ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन रादर देन रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड अ मनी एंड स्ट्रेटजी। ना इट्स बिटवीन हाउ यू मैनेज, इट्स बिटवीन आप यू एंड मी, इट्स बिटवीन यू एंड मी। हाँ, कि हम कैसा वो काम करते हैं। अगर मैं ये देखूं कि मयंक वीडियोस बनाते हैं तो मेरा वो कहेंगे मेरा चेक दे दो, मेरी पेमेंट कर दो, ये अब मयंक को मेरा बॉन्ड है तो मैं कह दूंगा यार मेरा एक दोस्त है उसकी बहुत अच्छी स्टोरी अब बना लेना, पैसे वैसे होते रहेंगे। तो ये वर्ड ऑफ माउथ है ना कि यार तुम मयंक के पास चले ना तुम्हारा काम हो जाएगा। पैसे तो देखो सब ले रहे हैं ना मार्केट में। तो मेरे को मतलब इतना समझ आ रहा है कि भाई ग्रिल कैफे में आपको दिली खुशी हुई है खोलने पे, एक्चुअली मजा आया, बहुत मजा आया। एक नुकसान हो गया जी, आप जगत भैया बन गए। ये बिल्कुल सही बात है। जिसको देखो भैया, दे स्टार्ट देयर बिजनेस, इट डजंट वर्क, फिर वो लॉस में जाते रहते हैं, दे आर बर्निंग देयर मनी फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। 5-6 महीना 7 महीना हो जाता है, फिर समझ आता है कि जो इन्होंने क्यूजाइंस रखे हुए हैं मे बी दे आर नॉट वर्किंग, दूसरी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, खास करके फूड मार्केट में, एनीवेयर नॉट हियर, एनीवेयर इन इंडिया, एनीवेयर इन इंडिया, हाँ। सो वो अगर आप हमको प्लान वाइज बताएंगे कि क्या करना चाहिए, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, from what things they need to keep in mind when they are running, what should be the planning and strategy before investing, they should be investing in that particular sector or not. तो ये सब चीज़ें जो हैं the most important thing is planning and team. You said you need to have a team. हाँ, डेफिनेटली टीम तो मैंडेट है ही, कोई भी धंधा बिना टीम के नहीं चल सकता। आप सारे काम नहीं कर सकते, चाहे आप कितने एफिशिएंट क्यों ना हो, आप कितने प्रोडक्टिव क्यों ना हो, लेकिन सारे काम आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप स्पेसिफिकली फूड बिजनेस की बात करते हो, सबसे मेन चीज़ है लोकेशन। सबसे मुद्दे की चीज़ है लोकेशन, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल ये 100% सही बात है फूड वाले बिजनेस में, और भी बहुत सारे बिजनेस स्पेशली इसकी बात अगर हम करते हैं तो। उसके अलावा ये है कि हमको लोकेशन और लोकेलिटी
इनका बड़ा ख्याल रखना है। अगर हम राजेंद्र नगर की बात करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है तो मैं ये बोल सकता हूँ, मैं और एग्जांपल्स भी आपको दिखा दूंगा। तो देखो यहाँ पे सारा पीजी का बिजनेस है, 30,000 बच्चे भी है सिर्फ इतने में, और करोल बाग एरिया मिला दो तो अराउंड 50,000 पहुंच जाते हैं। तो पीजी का बिजनेस है यहाँ पे, पीजी का बच्चा है, तो जो भी फूड बिजनेस को चलाता है या चलाने की सोचता है, उसे ये देखना है कि टिकट साइज क्या है। ठीक है, अगर स्टूडेंट है तो यार शाम को क्लास के बाद में उसको 50 रुपये का उसका टिकट साइज, चाहे किसी भी घर से आता हो। टिकट साइज मींस हाउ मच ही कैन स्पेंड। हाँ, हाउ मच ही कैन स्पेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे अगर हम कोचिंग से निकलते हैं, तुमर में भी निकलते हैं, हम पे कितने भी हों, ठीक है, 25-30 रुपये का एक स्नैक हमें चाहिए, वड़ा पाव हो गया, समोसा हो गया, कुछ भी हो गया, 10-15 रुपये की चाय हो गई, कुछ जो स्मोक करता तो 50-60 रुपये की उसकी टिकट हो गई। ठीक है, तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना। पहली चीज़ तो ये वो चीज़ है, ये टिकट साइज जो आपको सांस लेने देगा। मतलब आपको पता है कि क्लास छोटी है तो क्या बोलते हैं, बंदे बाहर निकलेंगे और इस चीज़ पे ज़्यादा हिट करेंगे। ठीक है ना, उस टाइम पे 300 रुपये का पिज़्ज़ा कोई नहीं खाएगा डेफिनेटली। ठीक है ना, 300 रुपये कोई, वो शाम को पार्टी कर रहे होंगे ना, या कोई नई बंदी कोचिंग में मिली हो, उसको डेट करना होगा। सही, बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको ये हिट एंड ट्रायल ध्यान रखना होगा। इसमें कहने के कोई गलत है सही कुछ नहीं है। तो जो आप स्टूडेंट थे वो पूरा लागू कर दिया, वो पूरा लागू करना है ना भाई। ठीक है, 2 लड़के निकले तो वो तो 20-20 रुपए का भी कुछ भी खा लेंगे, एक सुट्टे को शेयर भी कर लेंगे, एक चाय को शेयर भी उनका हो जाएगा। ठीक है, फिर भी वो आपके पास आएंगे अगर आपको टिकट साइज सही है तो। अब आप सोचो कि नहीं मेरे को 100-150 रुपए का सैंडविच ही भेजना है, तो भूल जाओ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सामान कभी कभी बिकेगा। ठीक है, ठीक है कि रात में आप काम कर लोगे, लेट आजकल नाइट किचन का फॉर्मेट है तो उसमें आप कमा लोगे, लेकिन रेगुलर नहीं होगा 150-200 रुपये ना, क्योंकि स्टूडेंट का टिकट साइज वही है 100 रुपये, मैक्सिमम 150 रुपये। तो जो हाई एंड कस्टमर, मतलब हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और इसी तरह से मान लो आपको एक बीच में मिला था TCS के साथ, शायद वहाँ पर आप खोलने वाले थे, जो एम्प्लॉइज़ रहते हैं वो लंच में या फिर जो छूटते समय खाते हैं। मुझे मिला था इरेक्सन की एक बिल्डिंग है सेक्टर 62 नोएडा में। हाँ, तो आई वॉज इमेच्योर एट दैट टाइम, मैं बिल्कुल नया था, तो मेरी भी कैलकुलेशन इतनी सही नहीं थी। मतलब ज़िंदगी भर इंसान सीखता है, तब मैं बिल्कुल नया था। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई करा, वहाँ कियोस्क मिलता था 50,000 रुपये कुछ का, और वहाँ पे 3-4 हज़ार एम्प्लॉयज़ थे। और वहाँ पे टिकट साइज बड़ा होगा क्योंकि दे ऑल आर अर्निंग, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। नहीं, लेकिन फिर भी जो टिकट साइज उनका 150-200 रुपये मैक्सिमम का था। लेकिन ये है कि आपको वो कंसिस्टेंट सेल आएगी। हाँ। जैसे जो यहाँ पे क्या है कि जोमेटो स्विगी पे आपको बहुत सारा डिस्काउंट और कमीशन देने पड़ते हैं, वह सारे पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, खाते में आ रहे हैं, तो ये एक मतलब सीधा आपके हाथ में आ रहे हैं पैसे, तो उससे अब हमेशा विन विन सिचुएशन खड़ी रहेगी। लेकिन वो मुझे मिला नहीं था क्योंकि कुछ इंटरव्यूज और कुछ राउंड्स हुए थे, तो एक दो तो क्लियर हो गए थे, फाइनल उन्होंने मेरे को मना कर दिया था, मतलब मुझे जवाब नहीं दिया था कि क्या कर रहे हैं। फिर मुझे पता पड़ा कि उन्होंने किसी और को दे दिया था। ये भी बहुत अच्छा फॉर्मेट, लेकिन हमेशा मिलता नहीं है, और ये बड़ी दिक्कत है, वो हमेशा नोटिस देके तैयार रहते हैं कि आप अगले महीने खाली कर दो। ये थोड़ी इनकंसिस्टेंट, आप सारा सेटअप लगाते हो और फिर वो कहते हैं कि खाली कर दो, वो थोड़ा मुश्किल है। तो आपने बोला सबसे इंपॉर्टेंट चीज यू नीड टू हैव अ टीम, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यू नीड टू हैव प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। प्लानिंग स्ट्रेटजी है ना, आपका सर्वे बिल्कुल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अब मैं अगर साउथ एक्स जाता हूँ और साउथ एक्स में एक हाई स्ट्रीट पे मैं 30 रुपये का वड़ा पाव बेचता हूँ, तो बंदा कस्टमर नहीं आएगा मेरे पास, क्योंकि वहाँ पे जनता सारी हाई एंड है। वहाँ 80 रुपये का भी बेचो तो चलता है। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड इज सर्विंग इन द्वारका, तो ही इज सर्विंग द सेम वड़ा पाव फॉर ₹80 एंड ही इज सर्विंग द टी, कुल्हड़ टी, या कुल्हड़ में चाय अदरक वाली या अलग अलग इलायची वाली 70-80 रुपये की चाय है, तो 125 रुपये का वो कॉम्बो बेचता है सेम, और वो दबा के बिकता है क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो हाई एंड है। अगर वहाँ पे मैं सस्ता बेचूंगा ना, भले अच्छा बेचूंगा, तो वो कस्टमर सोचेगा लो क्वालिटी है या हाइजीन का इशू होगा। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर किसी को कुछ स्टार्टअप करना है और उसके बाद वो ये 2 लोकेशंस देखता है, जैसे आपने बताया साउथ एक्स वर्सेस राजेंद्र नगर, तो अगर इस माइंडसेट से देखें कि साउथ एक्स में जो वड़ा पाव मैं 80 रुपये में बेचता हूँ, वो तो यहाँ उसके मेरे को सिर्फ 40-50 रुपये मिलेंगे। तो why Rajendra Nagar is a better location or an equal location than South X? यार ठीक है कि यहाँ पे मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन वो सेल्स बहुत अच्छी है। बात क्या है कि ये तो है कि आप दिन में 100 बेचो और 100 में 30% 40% मार्जिन लेके चलो, और यहाँ पे 1000 बेचो, ठीक है ना, थोड़ा मार्जिन कम हो गया लेकिन 1000 हो गए। अच्छा, 1000 का वर्ड ऑफ माउथ और ज़्यादा होगा, वहाँ 100 का वर्ड ऑफ माउथ कम होगा, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। मैं आपको बात बताऊँ, जैसे मैंने बताया
कि वो मैडम को मैं खिलाता था फ्री में और बाद में वो पेमेंट कर गई, थैंक यू सो मच कर गई, हाथ जोड़ के, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो रेगुलर आती। फिर जैसे ही नोट वापस आ गए मार्केट में और मार्केट ट्रेंडिंग वापस हो गया, पेटीएम आ गया, सारे ये QR कोड्स वाले फॉर्मेट आ गए, तो फिर क्या होता था, जिन लोगों को मैंने फ्री में खुलाया वो खुद भी आते थे और 4 का हाथ पकड़ के लेकर आते थे कि यहाँ चलते हैं। मैं अच्छा खिलाता था, अच्छा खिलाता हूँ, हमेशा खिलाता रहूँगा। लेकिन जो वर्ड ऑफ माउथ बना उससे मुझे दुनिया भर का बिजनेस मिला था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि धीरे धीरे मैं ट्रेंड करने लगा और मैं चलने लगा। जब एक दूसरे टॉपिक पे अपन बात करते हैं, वो ये रहता है कि जैसे बिजनेस है, अब आप उसको रन कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों ने ना कभी भी बिजनेस, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है और उन्होंने सोचा भी नहीं होता है कि हमको ये करना है। कुछ लोग इस वजह से भाग जाते हैं क्योंकि मेहनत बहुत करना पड़ती है, यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑलवेज। जब मैं कॉलेज में था तो हम दोस्तों में बात होती थी फाइनल ईयर में कि यार जॉब वॉब देखते हैं ठीक है, लेकिन कोई बिजनेस अगर करते हैं तो मेरा एक दोस्त कहता था यार मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा। मैं बोलता था यार मैं सारे बिजनेस कर लूंगा लेकिन रेस्टोरेंट नहीं खोलूंगा। एंड देन यू एंडेड अप डूइंग इट। तो ये जो होता है कि बहुत सारे लोग जो कुछ करना चाहते हैं, नॉट ओनली बिजनेस बट जो भी चीज़ दे लव टू डू, क्योंकि मार्केट में वो चीज़ उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है या फिर उसकी उतनी शाइन नहीं होती है ना। अभी जब आपको IAS IPS बनना है, उस इट्स अ शाइनी थिंग, बिकमिंग अ लॉयर और अ डॉक्टर, बट अब आप आ जाओ और कहो कि मेरे को वड़ा पाव बेचने, कैफ़े खोलने, यू मे एंड अप डूइंग a business which is far more profitable, not only in material sense but in the sense of satisfaction also. But आदमी क्या होता है ना, उस पर्टिकुलर पैशन के पीछे या वो कॉलिंग जो होती है उसके पीछे जा नहीं पाता है, एंड दे एंडेड अप डूइंग थिंग्स विच दे डोंट लाइक टू डू, और कई बार उसमें फंस जाते हैं फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। तो इसमें से कैसे, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो देख रहे हैं और वांट्स टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन और नहीं कर पा रहे हैं, so where they are lacking या what they can do? यार देखो क्या होता है कि मैं भी इनएक्सपीरियंस था, अभी भी हूँ, नई नई चीज़ें हम सीखते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या होता है कि आपको कई बार खाली बैठ के रियलाइज़ करना पड़ता है कि अगर मैं अपने पिछले महीने से बात करूँ कि इस महीने मैंने क्या किया है, क्या प्लस किया है, क्या माइनस किया है, मैंने क्या नया सीखा है। देखो लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ। मरते दम तक मैं समझता हूँ लर्निंग चलती रहनी चाहिए। आप सेटिस्फाइड रहोगे कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है, कि ये ज़रूरी नहीं है हर लर्निंग से अर्निंग हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन लर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपके एनालिसिस सही रहेगी तो आप बहुत सारी चीज़ें बिना एफर्ट लगाए करते चले जाओगे। तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो है हम आंख बंद करके कर रहे हैं कि चल रहा है चल रहा है चल रहा है, भेड़ चाल कि यार यहाँ पे 10 कैफ़े खोलें, हम भी खोल लेते हैं, चल जाएगा, कुछ भी भेज दो। ऐसा नहीं है। आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आपकी लोकेशन सही होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी काम नहीं कर रही है चीज़ें तो आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। जैसे क्या हुआ कि 2019 की बात करते हैं तो जैसे 19 शुरू हुआ तो मेरा लॉस मेकिंग ईयर था वो। क्या हो रहा था कि नाइट किचन्स का फॉर्मेट आ गया, जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा, ऊबर, ये सब बड़े डीप डिस्काउंट में चले गए थे कि डिस्काउंट दो डिस्काउंट दो डिस्काउंट दो। अच्छा मैं बहुत मार्जिनल पे काम करता था, बहुत ज़्यादा। आप भी देखते हैं मेरे प्रोडक्ट्स है 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, उस पर भी 20% कमीशन देनी पड़ते हैं। अच्छा कस्टमर को क्या हुआ कि भाई ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है तो हम ऑनलाइन करते हैं, काहे को हम जाएँ और खाएँ। हमको जब डिलीवरी फ्री आ रही है, 10-20 रुपये सस्ता भी आ रहा है तो वो उससे। तो क्या हुआ कि और हमारा जो पीक टाइम होता है वो रात का होता है, मतलब ना 8:30 से 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जब तक वो ओपन है। उस टाइम मैं नाइट किचन नहीं करता था, तो उस टाइम नाइट किचन का फॉर्मेट आया, सब लोग नाइट किचन में चले गए। तो क्या होता था कि जो हमारा पीक होता था ना, वो पीक जो है वो ख़त्म हो गया। क्योंकि जब एक तो ये है कि जैसे आप मानो आपको पता है कि मैं 11 बजे तक ही अवेलेबल हूँ, आप लोग पार्टी कर रहे हो या कुछ खाना है या कुछ भी है, तो आप मुझे 10:30 पे फ़ोन कर दो कि भैया हमारा पैक कर दो, हम आ रहे हैं। ठीक है ना ये बात, या किसी को भेज दोगे कि मैं किसी को भेज रहा हूँ, आप मेरे दे देना। अब आपको ये पता है कि कोई बात नहीं, ये बंद हो गया तो बाकी सारे 3 बजे तक अवेलेबल हैं, और हम फ़ोन जब हमको अच्छा लगेगा तब हम गर्म करके तभी मंगाएंगे गरम। तो वो हमारी जो प्रायोरिटी थी वो कम हो गई, तो वो मेरे लिए थोड़ा लॉस मेकिंग हो गया। अच्छा मेरे पास तब टीम नहीं थी इतनी बड़ी कि मैं नाइट किचन भी शुरू कर सकूँ। स्टाफ का बड़ा कंस्ट्रेंट रहता है इस इंडस्ट्री में, इसलिए मुझे खुद सब कुछ सीखना पड़ा। ये एक अलग स्टोरी है, ठीक है, कि अगर खुद को नहीं आता होगा तो भूल जाओ कि आप फूड बिजनेस चला पाओगे, क्योंकि इतने डायनामिक्स हैं आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन कम से कम आपको बेसिक पता है कि मेरे वड़े की कॉस्ट आ रही है, मेरे पाव की कॉस्ट आ रही है, इतने की चटनी लग रही है, इतने की पैकेजिंग लग रही है, इतनी केचप लग रही है, इतने का मैं डिलीवर कर रहा हूँ,
इतने की मेरी कमीशन कट रही है, ये मेरे को घर आ रहा है। नहीं, ये तो आप उस समय कह रहे हो व्हेन समबडी इज रनिंग द बिजनेस। आई एम सेइंग देयर इज समवन हु इज ओनली थिंकिंग ऑफ डूइंग इट, मेरे को करना है बट मैं कर नहीं पा रहा। ये क्या होता है, एक उनको आप मतलब क्या बोलोगे, हाउ डू कैन दे कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सिर्फ थिंक करने से कुछ नहीं होगा। एक कोट है, टू मच ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो हम क्या करते हैं कि हम 70-75% टाइम तो सोचते ही हैं, 25% उसमें एफर्ट लगाते हैं, तो हमको प्रॉफिट या एग्जीक्यूशन नहीं होगा ना, तो कुछ नहीं होगा। हमारा कोशिश होनी चाहिए कि 25-30% थिंकिंग होनी चाहिए, 70-75% एग्जीक्यूशन होना चाहिए। उसी में से आंसर्स निकलते उसी में से आपके आंसर्स निकल जाएंगे। हम क्या हर चीज़ खुद सोच लेते हैं कि ऐसा होगा, आउटकम भी ऐसा हो जाएगा, इसमें इतना परसेंटेज आ जाएगा, इतने पैसे आ जाएंगे और मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा ना। आप जब करो, आप मार्केट में आओ तो आपको समझ में आएगा। ये भी है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी भी पहले बात हुई है इसमें, मैं वापस से लाना चाहूँगा। आप अमेरिकन कॉन्टिनेंटल हम करते हैं ना, सेल करते हैं, बट जो इंडियन होती है जैसे दाल मखनी या बटर पनीर, नॉर्थ इंडियन पनीर के बहुत सारे, उसके बाद नॉन वेज आता है बहुत ज़्यादा, मुगलाई, बटर चिकन, तंदूरी चिकन। ये इसमें क्यों आपने कभी वेंचर नहीं करा? भाई फिर मैं पता नहीं कहाँ होता, मैंने सिर्फ उसको देखा है बहुत पास से कि इसमें क्या क्या है। भाई वो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि उसमें तो डायनेमिक्स की मतलब बाढ़ लगी है, और उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करना, उसके स्टाफ को मैनेज करना और मुश्किल है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे खुद सीखना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि लोग उसको नहीं सीखते, सीखने वाले उसको भी सीखते हैं, बहुत अच्छे से चला के ले जाते हैं। बट उसमें क्या है कि अब जैसे मान लो कि मैंने रेसिपी को फिक्स कर दिया। अच्छा, अच्छी चीज़ क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द रेसिपीज़ मैंने खुद बनाई हैं अपने R&D करके। स्टाफ को फिर मैं बताता हूँ कि भाई ये ऐसे बनाना है, इसमें इतना चिकन डालना है, इतनी सॉसेस डालनी है, इतनी वेजीज डालनी है, इतनी देर के लिए ग्रिल करना है, ठीक है। तो फिर मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मेरे लिए R&D करना आसान है। अच्छा, नॉर्थ इंडियन कुजीन में क्या है कि मैं कितनी भी रेसिपी फिक्स कर दूँ, तुम्हारे हाथ की दाल मखनी का स्वाद अलग आएगा और मेरे हाथ की दाल मखनी का स्वाद अलग आएगा। क्या डिफरेंस आ जाता है? मतलब यार इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जो पकाने का स्टाइल होता है, तड़का लगाने का स्टाइल होता है। ओके, ठीक है। अब जैसे ग्रिल में तो हमें पता है ना कि हमें 1 मिनट ग्रिल करना, टाइम फिक्स है कि बना दिया इतने टेम्परेचर पर 1 मिनट के लिए ग्रिल कर दो, या पिज़्ज़ा 3 मिनट में पिज़्ज़ा बन जाएगा। नॉर्थ इंडियन कुजीन में तो क्या है कि वो उसकी जो हीट होती है, मतलब यू कैंट कंट्रोल, मतलब कोई कम पे कर रहा है, कोई सिम पे गर्म कर रहा है, कोई तेज़ पे कर रहा है, कोई तड़के में हींग ज़्यादा डाल रहा है, कोई लाल मिर्च ज़्यादा डाल रहा है, कोई तेज पत्ता ज़्यादा डाल रहा है, सब कोई स्मोक्ड फ्लेवर डालने रहा है, तो वो तेल डाल के उसको पलट रहा है तो उसमें आग लग रही है, आती है ना, तुम देखते होंगे फ्लेम उठता होगा। तो भाई वो बड़ा, मतलब मैं ये नहीं कहता, मतलब मुझे खुद बर्गर सैंडविचेस से ज़्यादा बटर चिकन और ये सब खाने में वो हम लोग कितनी बार पार्टी करते हैं, अभी भी मटन ही बन रहा है। तो मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, तुम वेजिटेरियन हो, ठीक है, तुम्हारे लिए वेज मोमोज है, तुम उनसे काम चलाना। तो वो एक अलग कुजीन है और वो बहुत वाइड है। अगर आपको एक्सपैंड करना है ना, तो थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब ना, जब मैंने यहाँ पे रेसिपी फिक्स कर दी, अब मान लो मैं बर्गर, सैंडविचेस, पिज़्ज़ा, वड़ा पाव और बेवरेजेस ये सेल कर रहा हूँ, 5 चीज़ें, ठीक है, और रैप्स 6 चीज़ें मैं वो कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि कोई भी डिश मुश्किल से 10 मिनट में तैयार हो जाएगी मैक्सिमम, अगर हम टाइम पकड़ते हैं 10-12 मिनट में रेडी हो जाता है। अब बैक टू बैक ऑर्डर्स चल रहे हैं तब ऑर्डर डिले होता है कि 4 ऑर्डर 6 ऑर्डर पेंडिंग है, 2 लग रहे हैं, तो वो डिले होता है, नहीं तो ये टाइम से हो जाता है। आजकल क्या है, QSR का फॉर्मूला, कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता, ठीक है। फिर हमको हमेशा पिक करते हैं हम लोग ऐसी लोकेशन जहाँ पे PG ज़्यादा है और ये ज़्यादा है, ये तो और जल्दी में रहते हैं, पकड़ाओ और जाने दो, पकड़ाओ और जाने दो, या उनको बाहर खड़े होना है, स्मोक करना और खाना है। नॉर्थ इंडियन कुजीन का सिर्फ फॉर्मेट है भाई, वो सिर्फ मेजॉरिटी धंधा रात में आता है, दिन में भी नहीं आता, ठीक है। किचन यूजुअली 3 बजे शुरू होते हैं उनके ना, दोपहर में प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और उसमें क्या बार बार आपको टेम्परेचर के हिसाब से बार बार गर्म करना पड़ता है, नहीं तो खाना ख़राब होता है। अच्छा, इसमें ये चीज़ अच्छी कि हम बिल्कुल सब कुछ फ्रेश बनता है। साथ की सैंडविच बनाना है तो उसी टाइम वो वेजीज कटेंगी, उसी टाइम ब्रेड निकाली जाएगी पैकेट में से, उसी टाइम में सॉसेस लगाई जाएंगी, पनीर काटा जाएगा, ऑलिव्स डाले जाएंगे, केचप्स लगाई जाएंगी, ग्रिल करा जाएगा, सब कुछ फ्रेश है और जल्दी बनाना आसान है। तो हमको बिज़नेस को स्पीड अप करना है ना, तो इसको ये कंट्रोल्ड बिजनेस है कि आपने किचन को कंट्रोल कर लिया अपने हाथ में, अब नंबर ऑफ किचन खोलते जाओ। वहाँ पे तो क्या है कि भाई तंदूर है, ये है, वो है, सेटअप बहुत बड़ा चाहिए,
सेटअप है ना, चाहिए, और फिर जिस तरीके का स्टाफ, मसाले आपने एक बार बताया था, वो मसालों का बड़ा दिक्कत है मुझे भी नहीं पता ठीक से ना, ये तुम्हें छोटे छोटे यहाँ पे सैशे भी रखेंगे तो ये पूरी टेबल भर जाएगी, और उससे ज़्यादा मसाले होंगे। अच्छा एक चीज़ और भैया, फूड बिजनेस के अंदर ये जो एक है ना, हर बिजनेस का रहता है आपका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, तो फूड बिजनेस के अंदर ये चीज़ काम करती है क्या कि आपका कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि भाई इस पर्टिकुलर दुकान पे पिज़्ज़ा बहुत बड़े अच्छे मिलते हैं, देखो उधर ये तो ज़रूरी बड़ा है, पाव, हर किचन का एक हीरो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो वो उसको हम सिग्नेचर प्रोडक्ट या हीरो प्रोडक्ट बोलते हैं, उस प्रोडक्ट की वजह से आपका नाम ट्रेंड करता है, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे रविंद्र नगर में आई एम फेमस फॉर माई वड़ा पाव एंड सैंडविचेस, ठीक है, पिज़्ज़ा के लिए मैं इतना फेमस नहीं, मैं मानता हूँ, तो आपका सिग्नेचर प्रोडक्ट सेट हो गया तो कम से कम उस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी से बाकी सारा सामान बिकता रहता है। मतलब जो आया, अब ये जरूरी नहीं कि सबको वड़ा पाव खाना है, वो बर्गर भी ले सकता है, कोई और रैप भी ले सकता है। मैं यूजुअली वड़ा पाव नहीं खाता था आपके घर पर, मेरे को वो बर्गर बड़ा शानदार लगता था, आलू टिक्की बर्गर। आलू टिक्की बर्गर। एक बार तो अपनी डील हुई थी कि मैं जिम जा रहा हूँ तो मेरे को सस्ते में आप सैंडविच खिलाओगे पनीर वाला। तुमने पूरे पैकेज का सब्सक्रिप्शन मुझे पे करा था, मुझे आज भी याद है कि तुम्हारे हिसाब से सैंडविच बनता था, तो मुझे ये चीज़ याद है। तो यही चीज़ है कि वो सैंडविच तो और लोग भी बेच रहे हैं, मुझसे अच्छा भी बेच रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि मेरा सबसे अच्छा है, लेकिन मैं अच्छा खिलाता हूँ। लेकिन एक तो हमारा जो बॉन्ड बन गया ना, तुम्हें पता है कि कस्टमाइजेशन मेरे लिए वहाँ हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा। यही मैंने कहा ना, ये मैन टू मैन ये रिलेशनशिप है। अच्छा, ये मैन टू मैन रिलेशनशिप तो उस समय होगी जब आपके 2 आउटलेट है, 3 आउटलेट हैं, आप कर सकते हो। बट जैसे ही बिजनेस एक्सपैंड होता है, अभी जैसे मैकडी है तो पूरी दुनिया भर में, अब अगर ऐसा कोई ब्रांड बनाना है विच इज़ फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उस समय में कि आप यहाँ पर खाओ, आप यूएस में जाके खाओ, आपको टेस्ट सेम मिलेगा, ये कैसे किया जाता है? उन्होंने रेसिपी फिक्स कर दी ना, उन्हें पता है कि मुझे 4 ग्राम थाउजेंड आइलैंड लगानी है, मुझे 2 ग्राम चिली गार्लिक लगानी है, हमने यही पैटी है, हमने कस्टमाइज़ कर ली अपने लिए। अगर हम किसी थर्ड पार्टी से भी बनवाते हैं या खुद बनाते हैं तो सेम हो गया। बर्गर बन्स का हमने एक वो उसकी भी रेसिपी फिक्स कर दी कि इतना बटर डलेगा इसमें, इतनी देर के लिए बेक होगा और ये हमारे लिए ऐसा बनेगा, इंडिया में भी और बाहर भी। तो ये सब मैनेज करना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आसान है, लेकिन मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग वो तो मतलब बाप लोग हैं, तो वो लोग आज ये काम कर सकते हैं, वो लोग कर रहे हैं। बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन नॉर्थ इंडियन फूड, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। देखो ऐसी किचन्स हैं, जो ऐसे फॉर्मेट्स भी हैं जो नॉर्थ इंडियन कर रहे हैं, अच्छा खिला रहे हैं, लेकिन नेक टू नेक मैच मैंने नहीं देखा कि अगर उनके 2 स्टोर्स पे आप खाओ तो आपको सेम टेस्ट आए। ये ज़रूरी हो सकता है एक से दूसरे से अच्छा आएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मैं किसी रेस्टोरेंट का नाम नहीं लेता, तुम और मैं तो पता नहीं कहाँ जाते हैं, हम उसी रेस्टोरेंट पे सीपी की बात करते हैं, हम रात पे यहाँ पे कड़ी चावल खाते हैं, छोले चावल खाते हैं, क्या तुम्हें वहाँ पे टेस्ट सेम मिला? मैं ले लेता हूँ जैन चावल वाला। क्या तुम्हें वहाँ पे टेस्ट सेम मिला? वहाँ पर भी नहीं, अपन मंडे को गए अलग, ट्यूसडे को गए अलग, बट फिर भी वो लोग काफी बनाए रखते हैं, कंसिस्टेंसी रहती है बहुत अच्छी। वो भी एक जो आपने बोला अभी कि आपको लोकेशन एक तो उसकी, और उसके बाद वो टिकट साइज वो उसी चीज का ख्याल रखते हैं। देखो सीपी जैसी जगह में वो 40-50 रुपए 70 रुपए में पूरा इतना सारा खाना देना, एंड इट्स रनिंग लाइक हेल। द थिंग इज दैट उन्होंने मार्केट का ट्रेंड पकड़ा, उनको ये दिखता है कि अच्छा यूजुअली तुम देखो कि फ्राइडे सैटरडे संडे वो ट्रेंड करते हैं रात को, ठीक है, दिन में तो चलो चलता ही है। तो क्या होता है कि सबको पार्टी करने सीपी जाना है, क्लब सारे क्लब हैं, सेंटर ऑफ दिल्ली है, तो सबको पार्टी करना है, वहाँ पे दारू पीनी है, नाचना है, गाना है। अच्छा, खाना नहीं खाना, वहाँ का खाना अच्छा होता भी नहीं है, इट्स टू कॉस्टली, बंदा ऑलरेडी शराब उतने की पी चुका होता है उससे ज़्यादा की। तो लोगों को पता है कि क्या करना है, लोगों को पता है जैन चावल वाले पे जाना है, वो हमारी रामबाण है, जाओ छोले चावल खाओ, राजमा चावल खाओ, हम लोग भी कितनी बार जाते हैं ना। तो खाना अच्छा है वहाँ का, कोई दिक्कत नहीं, खाना मज़ेदार है, लेकिन उन्होंने यही ट्रेंड है, इसलिए ही ट्रेंडिंग ओवर देयर। कोई भी होगा जानता होगा, दिल्ली या दिल्ली से बाहर भी होगा कि कहाँ जाना है, जैन चावल। तो इसका मतलब एक होगी टीम आपकी, है ना, दूसरा हो गया आपकी स्ट्रेटेजी और एनालिसिस ऑफ द मार्केट, तीसरा हो गया आपका पैशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि नहीं तो आप यार सोचते ही रह जाओगे। अपने ही किचन में मैंने 18 घंटे काम किया है, ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ द पैशन। नहीं तो मैं इतना लेट लटी हुई हूँ, तुम्हें तो पता है हम लोग पूरा दिन सोते रहते हैं।
सही बात ठीक है ना। तो ये वो पैशन है जिसकी वजह से मैं किचन में लाइव रहता हूँ या रखता हूँ। कई बार तो होता है दोनों शिफ्ट में लड़के दो छुट्टी पर हैं, तो इसका मतलब आपका इकिगाई यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया। मतलब इट इज समथिंग विच यू आर गुड एट, इट इज समथिंग विच यू लव, इट इज समथिंग विच द वर्ल्ड नीड्स, एंड इट इज समथिंग विच इज गिविंग यू रेम्यूनरेशन एक्चुअली, है ना। तो वो चार चीज़ें मिलके एक जगह आप जीवन भर वो काम करोगे अगर, तो आप ट्रेंडिंग रहोगे और आपकी उम्र भी बहुत लंबी रहेगी, वो ऐसा बोलते हैं। सही बात है, तो सही बात है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इन अ वे कीप्स यू मोर यूथफुल, जैसे आपने बोला था पुणे के लिए कि बड़ा जवान शहर है। आज भी मैं चाहूँ तो मैं वहाँ सेटल होना चाहता हूँ, अगर मेरे हिसाब से चीज़ें हो तो मस्त जगह। हो सकता है कि वो टाइम अलग था, वो उम्र अलग थी, अब जस्ट 21 22, तो वो एक अलग मज़ा था। लेकिन बीच बीच में मैं कई बार जाता था, वहाँ मज़ा आता है रहने में। अच्छा, अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, अभी कुछ वैसी वाली बातें करते हैं जिससे थोड़ा सा दर्द हुआ होगा आपको। व्हाट अबाउट शटिंग डाउन द बिजनेस टेम्पररीली ड्यूरिंग कोविड बिकॉज ऑफ शटडाउन? इट वाज लाइक, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि इट वाज कमिंग स्लोली। अपनी बात होती थी, आपको पता था कि भाई पहले तो लॉकडाउन हुआ है एक दिन का, फिर 21 दिन का, फिर 10-14 दिन और बढ़ गए। हमारी रोज बात ही होती थी कि भैया क्या कैफे कैसे करना है। मैं कह रहा भाई पुलिस वाले तो बॉर्डर पार ही नहीं करने दे रहे, कैसे करेंगे। तो उस समय से लेकर तो फर्स्ट वेव गई, थोड़ा सा खुला, फिर सेकंड वेव आई, उसमें तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। तो वो पूरा बिजनेस, वो जो 4-5 महीने थे शुरू वाले, मैं खुद से रोज सुबह उठ के पूछता था भाई करना क्या है, करना क्या। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो अच्छा, सबके लिए सब कुछ नया था ये कि कोविड आया है, सब कुछ बंद है, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो फूड बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाते हो, है ना। और फिर इसका क्या था कि स्टाफ को भी लाना है, आप कह रहे हो दूर रहो दूर। अच्छा, स्टाफ कहाँ से दूर रहेगा, ये वाली बात है। ठीक है, फिर भी लोग चले, वो नाइट किचन चले, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं थे क्योंकि ऑर्डर कोई कर नहीं रहा था डर डर के। और मैं तो यूपी में था, तो बॉर्डर ही पार करके नहीं आ सकता था। उसके बाद में फिर बॉर्डर खुल गए थे, लेकिन वो ट्रेंड जो हमने सेट किया था वो बिल्कुल डिप हो गया था। ये बड़ी दिक्कत हुई हम लोगों के साथ में। तो वो जो टाइम था 4-5 महीने का, मैं उसको याद नहीं करना चाहता। मतलब मुझे एक और समय याद है जब आपने बोला था जस्ट बिफोर द सेकंड वेव, मैंने आपसे पूछा था कैसा चल रहा है, तो आपने कहा था यार जितने लगा रहा हूँ उतने आ जा रहे हैं, बस इसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, बट स्टिल यू केप्ट रनिंग इट। अगस्त 2020 को वापस शुरू करा था। अच्छा, मेरा बंद का बिजली का बिल 72,000 रुपये आया था। मुझे समझ में नहीं आया था कि ये क्या हुआ। मुझे लगा सबके गलत आ रहे हैं। हरभजन सिंह ने अपना बिल पोस्ट करा था कि मेरा 1 महीने का घर का बिल 36,000 रुपये आया है, फिर उसका बिल सही हो गया। तो मुझे भी लगा कि शायद कुछ गलत कैलकुलेट हो गया होगा या कुछ भी होगा। मेरा 1 रुपया कम नहीं हुआ था। उन्होंने कहा तो हम आपके बिजली के मीटर की तार काट रहे हैं या फिर आप पे करो। मैंने बड़ी मुश्किल से उनके हेड से बात करके उसको EMIs में कराया। लैंडलॉर्ड ने मुझे कुछ सपोर्ट नहीं करा। ठीक है, अच्छा यहाँ था कि मर जाओ लेकिन पैसे दे जाओ वाला हिसाब था। तो किसी को गाली नहीं, ठीक है कि किसी का खर्चा किराए से चलता है, वो मैं मान लेता हूँ, लेकिन सिचुएशन भी देखनी चाहिए। गवर्नमेंट भी उस समय बिल्कुल ऐसे पड़ी थी कि जहाँ से भी पैसा आ जाए, ये वाली बड़ी चीज़ थी। तो वो बड़ा मुश्किल था। अच्छा, स्टाफ नहीं था मेरे पास, ये इसलिए मैंने बोला कि खुद को आना बड़ा ज़रूरी है। मैंने 2 महीने खुद चलाया था, आपने देखा था मेरे पास कोई स्टाफ नहीं था। एक वो क्लीनिंग का लड़का था बस, जो आता था सुबह सफाई कर जाता था और पूरे किचन विचन को सब साफ़ कर जाता था। फिर 1 महीने बाद मैंने एक लड़का अपना असिस्टेंट बुलाया, बड़ी मुश्किल से वो हाथ पैर जोड़ के आया कि भाई अच्छा आता हूँ। तो मुझे थोड़ा सपोर्ट आया। 3 महीने लगे, दिसंबर और जनवरी मुझे लगा कि चलो अब कम से कम मेरी जेब से नहीं लग रहा है, जो मतलब मैं लगा रहा हूँ वो प्रॉफिट के साथ तो नहीं, लेकिन रोटेट होके मेरे पास आ जा रहा है ताकि मैं फिर लगा पाऊँ। तो मुझे लगा कि चलो 1-2 महीने में या इन द बिगिनिंग ऑफ 2021 हम वापस सही हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे ही फिर होली आई, होली के बाद में तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई। आपको पता है सेकेंड वेव जब आई उसने पूरा मार्केट तहस महस कर दिया था। डेथ रेट इतना ज़्यादा था, तो वो सिचुएशन मुझे समझ में नहीं आया करना क्या है। करने कुछ टाइम तो मैंने चलाया, बट फिर मुझे ये भी रिश्ता कि कहीं लड़के को कुछ ना हो जाए, ठीक है, और मुझे ही कुछ ना हो जाए। मेरे पेरेंट्स परेशान हो रहे थे, तो फिर मैंने उसको टेम्प्रेरी शट कर दिया कि अभी जिंदा रह लेते हैं, ठीक है, धंधा बाद में करेंगे। कुछ चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, सही बात है। तो भी ओवरऑल इट्स अबाउट पैशन एंड वट एवर यू वांट टू डू इट, इफ़ यू डू इट एंड इफ़ यू डू इट करेक्टली, फिर ये होता है कि बहुत कम समय में आपको सक्सेस देखने को मिलती है। ट्रू।
और एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट बीइंग ऑन योर टोज। एक्चुअली आप सोचो कि कोई करके दे देगा तो ये दुकान का दुकान बंद करोगे आप, मतलब सॉरी टू से इज द हार्श ट्रुथ। मतलब यू हैव टू बी एट इट ऑलवेज। एक्चुअली ऑलवेज। आपको किसी का वेट नहीं करना डिसीजन लेके कि मैं खुद डिसीजन लेना है उसको एग्जीक्यूट करना। मैंने कहा ना एक परसेंटेज है, हम 70% एनालिसिस करते हैं, सिर्फ 30% एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए मेजॉरिटी जो बिजनेस स्टार्टअप होते हैं वो फेल करते हैं। हमको 30% ही एनालिसिस करना है, बाकी सारी लर्निंग वो 70% के एग्जीक्यूशन से आएगी। और अब जो इंडिया का ट्रेंड दिख रहा है आपको, ज़्यादातर लगातार बहुत तेज़ी में स्टार्टअप्स खुल रहे हैं अलग अलग चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से बंद हो रहे हैं। नहीं वो मैं मानता हूँ बट दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू गो। स्टार्टअप्स हैं, फेल होंगे, पर अब आप यहाँ से प्रिडिक्ट क्या कर पा रहे हैं अगले 30-40 साल के अंदर? आपको क्या लग रहा है ये जो स्टार्टअप्स जो माइक्रो लेवल पे खुल रहे हैं ये मीडियम होके लार्ज होने की स्थिति में होंगे? यार देखो अभी तो फाइनेंस की हालत ख़राब है, सारे बिजनेस ओडी पे और लोन पे चल रहे हैं, ठीक है, मार्केट में कैश फ्लो कम है या क्या है, लेकिन द रियलिटी इज़ कि हमने तो अपना एफर्ट देना है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं, इसमें हमारा फ़ायदा कि रेवेन्यू रेज हो रहा है। अगर सब लोग नौकरी करने लग जाएंगे तो रेवेन्यू जाएगा, ठीक है ना, रेवेन्यू धंधे बन रहा है तो बिजनेस बढ़ रहा है तो पैसा आ रहा है। उसको वो माइक्रो लेवल से उसको मीडियम पे लेके जाके और फिर आगे ग्रो करना, लार्ज पे ग्रो करना। लार्ज तक तो बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर हम माइक्रो से मीडियम तक भी पहुंचते हैं तो इज़ अ गुड जर्नी। लार्ज तो बहुत छोटे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस हैं, आप जानते हैं, वेल नोन पीपल हैं। बट ऐसा नहीं होता कि आपको कोई भी ऐसा एक ही खोखे में मैकडी खुला, एक ही खोखे में उन्होंने एप्पल खोल दिया एंड दे बिकेम वेरी ह्यूज, वेरी लार्ज, तो उसका कुछ आपके पास कभी आपने ऐसा सोचा है कि ग्रिल कैफे विल बी नोन आल्सो इन न्यूयॉर्क? नहीं, मैंने लॉस एंजलिस? नहीं, मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा नहीं सोचा। मैंने सोचा कि पहला मेरा है कि दिल्ली एनसीआर, उसके बाद आई एम फ्रॉम आगरा, तो मुझे कुछ स्टोर्स वहाँ पे, फिर धीरे धीरे यूपी में। अच्छा मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं टीयर 2 या टीयर 3 में थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड सेट करूँगा, क्योंकि टीयर 1 में तो बहुत ऑप्शंस हैं, टीयर 2 टीयर 3 में ऑप्शंस कम है, ठीक है, लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटी उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि मैकडी और बर्गर किंग हर जगह नहीं जाएंगे ना, आप जा सकते हैं, तो हमको ये सारी चीज़ें देख के चलना पड़ता है। सो ओके राज भाई, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। सेम हियर, बड़ा मज़ा आया बात करके, बहुत हमेशा बहुत समय बाद मिले हैं अपन, तो आज ये मैंने कहा छोड़ना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा इंटरव्यू हो रहा है तो आई एम ब्लेस्ड। मैं भी यही सोच रहा था कि भाई कुछ लोग सीखें आपसे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनने इन्वेस्ट किया था, मैंने उनको बोला भी कि आपसे जाके बात करें, बट आई डोंट नो, और फिर दे फेल्ड। मुझे पता है, वो एक एग्जांपल तुम्हारा दोस्त था। हाँ, तो और बहुत ऑब्वियस सी चीज़ें थी जो वो सुधार सकते थे बट नहीं सुधारा, जो आपसे पूछ सकते थे। यू आर ऑफरिंग दैट नॉलेज इन फ्री बट नोबडी वाज लिसनिंग। हमारा तो नेबर भी आया था, याद है ना, वो चाय पिलाता था लड़का, वो अपनी बंदी के साथ उसने ओपन करा था। हाँ, ना, वो हमारा नेबर था, नेक टू नेक कंपटीशन था, वो भी मेरा मेन्यू देख के सैंडविचेस बेचने लगा, लेकिन मैंने कभी वो चीज़ नहीं लाई, क्योंकि आप अपने भाग्य का तो कमाओगे, वो कोई नहीं ले जाएगा। सही बात। अच्छी बात है कि वो ब्रदरहुड, वो फ्रेटर्निटी आपको क्रिएट करके रखनी है। अच्छा हम उम्र हैं, हम ही अगर ईगो को बीच में लाएंगे तो आप फ्रेटर्निटी कैसे बनाओगे, आप एसोसिएशन कैसे बनाओगे? सही बात है। तो फिर कैंटीन वाली मैडम थी, शुरू में हम लोगों का भी थोड़ा खिच होता था, मतलब मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मैं नया आ गया था, उनका बिजनेस ले रहा था उनके हिसाब से। बाद में जब उनको दिख गया कि फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम लोगों ने मिलकर धंधा बनाया। आप लोगों ने बड़ा अच्छा गार्डन भी बना लिया था, 40-50 लोग बैठते थे। अच्छा कभी मैं मना नहीं करता था कि उनका बंदा मेरे यहाँ आके खा ले, मतलब ओपन सेटिंग में, या कभी वो मना नहीं करते थे। मैंने वो भी देखा है कि एक डिश आपके इधर से आ रही है, एक उनके इधर से आ रही है। ये हमारी बॉन्ड की वजह से था ना। अच्छा हम अगर खिच करते तो बंदा या तो सिर्फ यहाँ का खाता या यहाँ आता ही नहीं, कि यार कहीं और चलते हैं ना, दोनों चीज़ें एक ही रेस्टोरेंट में मिल जाएं। सही बात। तो ये है फ्रेटर्निटी है। तो बाकी जो 2-3 चीज़ें अपन ने देखी कि भाई टीम होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसमें एक और चीज़ ऐड कर दो, फ्रेटर्निटी एंड एसोसिएशन, वो कॉमराइडरी बना रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर उस टाइम पे दिल्ली में सीलिंग ड्राइव और ये कोविड नहीं होता तो आज हम लोग अलग लोग होते इस मार्केट में ना, हम लोग एक एसोसिएशन होते और ट्रेंड सेट कर रहे होते आज भी, लेकिन विल कम अगेन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं। ओके, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। सेम है, मिलते हैं जल्दी।